हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम रीनल सिस्टम के एमएसएन पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के अंदर रीनल सिस्टम के वो क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया गया है, उनको मेंशन किया गया है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। चाहे वो एग्जाम नॉर्सेट का हो, यूपीपीएससी का हो, केजीएमयू का हो। रीनल सिस्टम के अंदर यहाँ जो क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं वो क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ये जो एग्जाम आते हैं बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस इसके बाद रह सकते हैं इस क्लास के बाद में, वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो आज की क्लास में आनंद लीजिए रीनल सिस्टम के एमएसएन पार्ट का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रीनल सिस्टम का पहला एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू हमने लिया है डायलिसिस के अंदर आर्टीरियो वीनस वीनस फिस्टुला के अंदर से। तो आर्टीरियो वीनस फिस्टुला किसके लिए असिस्ट करते हैं? अगर आपके पास कोई पेशेंट है सीआरएफ का, क्रॉनिक रीनल फेलियर का, तो ऐसी कंडीशन में हमको ऐसे पर्सन के लिए क्या करने की जरूरत होती है? हीमोडायलाइसिस करने की जरूरत होती है। हीमोडायलाइसिस करने की नीड होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सीआरएफ क्रॉनिक रीनल फेलियर है कोई पर्सन, तो उसको क्या करना है? आपको हीमोडायलाइसिस करना है। और हीमोडायलाइसिस करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? या तो आर्टीरियो वीनस ग्राफ्ट बनाना पड़ता है, आर्टीरियो वीनस ग्राफ्ट बनाना पड़ेगा, या फिर आपको आर्टीरियो वीनस फिस्टुला बनाना पड़ेगा। दोनों ही हम बना सकते हैं। या तो आर्टीरियो वीनस फिस्टुला बनाएंगे या फिर हम बनाएंगे आर्टीरियो वीनस ग्राफ्ट। क्लियर दोस्तों? ग्राफ्ट जो बनता है वो हम मोस्टली यूज करते हैं बोवाइन ग्राफ्ट। कौन सा? बोवाइन ग्राफ्ट को हम ज्यादातर यूज करते हैं, बोवाइन ग्राफ्ट। या तो आप यूज करेंगे पिग या फिर काव की आर्टरी ली जाती है। इस आर्टरी से क्या बना दिया जाता है? ग्राफ्ट बना दिया जाता है। अगर हम फिस्टुला की बात करते हैं, फिस्टुला की बात करते हैं तो फिस्टुला ये होता है बेस्ट मेथड है। फिस्टुला क्या है? बेस्ट मेथड है। अगर आप फिस्टुला बना के क्या कर रहे हैं? हीमोडायलिसिस कर रहे हैं, तो ये हीमोडायलिसिस का बेस्ट मेथड होता है फिस्टुला। तो फिस्टुला के माध्यम से आप क्या करेंगे? वहां पर हीमोडायलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फिस्टुला होता है उस फिस्टुला के लिए क्या असेसमेंट कर सकते हैं? तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्रॉनिक रीनल फेलियर है, उसमें हीमोडायलिसिस के लिए जरूरत पड़ रही है आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट की या फिर फिस्टुला की। तो सबसे ज्यादा अगर ग्राफ्ट बना रहे हो तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के। किसके? ग्राफ्ट रिजेक्शन के। ये वाला मेथड जो है ग्राफ्ट रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए अपना बेस्ट मेथड कहलाएगा कौन सा? आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। आर्टेरियो वीनस फिस्टुला बनाया हुआ है, यानी कि आर्टरी और वेन के अंदर ये आर्टरी आ रही है और ये वेन आ रही है, इन दोनों के अंदर हमने कनेक्शन बना दिया है। क्या कर दिया? यहाँ पर कनेक्शन बना दिया है। तो जो आर्टरी के अंदर से ब्लड आएगा वो वेन में जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। एक साइड पे आर्टरी है और दूसरी साइड पे क्या है? वेन है, और उन दोनों में हमने क्या कर दिया? यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। ये वाला पार्ट जो है हमने अलग से कनेक्ट कर दिया है इसको। इसी को बोला जाता है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको करना क्या है? क्या असेसमेंट करेंगे? गिविंग आईवी मेडिकेशन, ब्लड सैंपलिंग, आर्टीरियल बीपी या फिर पेटेंसी। असेसमेंट जो करना होता है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला में, तो सबसे पहले ध्यान रखना है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला में हम पेटेंसी को चेक करते हैं। पेटेंसी बोले तो ओपनिंग को चेक किया जाता है कि हमारा जो आर्टेरियोवेनस फिस्टुला है क्या वो ओपन है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं हुआ है। इस कंडीशन को असेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं आर्टेरियोवेनस फिस्टुला का। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जब आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनता है उस कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको, जो आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जो होता है इसको हम यूज करते हैं, यूज आफ्टर 6 वीक्स ऑफ फॉर्मेशन। 6 वीक ऑफ फॉर्मेशन, जब ये हम इसका फिस्टुला बनाते हैं उसके बाद में हमें 6 वीक का टाइम मिलता है। 6 वीक के बाद में हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 वीक का टाइम लेता है किसमें? मैचुरेशन में। 6 वीक का टाइम किसके अंदर लेगा? ये 6 वीक्स फॉर मैचुरेशन के अंदर। मतलब इसको मैच्योर होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 6 वीक चाहिए।
अर्ली मैच्योरेशन के लिए आपको क्या करना है? अर्ली मैच्योरेशन के लिए नर्स एडवाइज करेगी पेशेंट के लिए, क्या एडवाइज करेगी? बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइज, बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइज। पर्सन को अगर जल्दी से इसको मैच्योर कराना है तो हम उसको बोलेंगे, एक बॉल देंगे हाथ में उसको, पर्सन पेशेंट के, उस पेशेंट से बोलेंगे कि इसको स्क्यूज करो। बार बार ऐसा करने से क्या होगा? फिस्टुला जो क्या होगा यहाँ पे, अर्ली मैच्योर हो जाएगा, जल्दी से मैच्योर हो सकता है। क्लियर दोस्तों? इतना समझ में आया होगा आपको कि जो फिस्टुला है उसको टाइम कितना लगता है मैच्योर होने में। बनाने के बाद में जब फिस्टुला बन गया है, सर्जरी हो गई है, उसके बाद में 6 वीक लगते हैं उसको मैच्योर होने में। और उसको अर्ली मैच्योरेशन के लिए क्या करेंगे? बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइज कराएंगे। दूसरा आपको याद रखना है, अगर ये फिस्टुला बन गया है, फिस्टुला बन गया है तो आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी है? कौन सी चीज अवॉइड करनी है? जिस हाथ में फिस्टुला बना हुआ है उस साइज में, उस हाथ में बीपी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, बीपी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, बीपी मॉनिटरिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। टेम्परेचर टेकिंग नहीं करना है उस हाथ में। पल्स काउंट नहीं करनी है, पल्स नहीं लेनी है उस हाथ के अंदर। कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट नहीं करनी है, मेडिसिन इंजेक्ट नहीं करनी है। तो इन सारी चीजों को क्या करना है? अवॉइड करना है। कौन सी चीज? उस हाथ के अंदर बीपी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, टेम्परेचर नहीं लेंगे, पल्स काउंट नहीं करेंगे और मेडिसिन इंजेक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों समझ में आया होगा यहाँ पे आर्टीरियो वीनस जो फिस्टुला होता है उसके लिए देखो अब क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे इस ऑप्शन के अंदर। आर्टीरियो वीनस फिस्टुला असिस्ट तो करते हैं किसके लिए? पेटेंसी के लिए, जो हमने बताया है। और बाकी की गिविंग आईवी मेडिकेशन, ब्लड सैंपलिंग और आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल बीपी, इन सभी को क्या करना है? आपको अवॉइड करना है। इन सभी को क्या करना है? अवॉइड करना है। ये चीज नहीं करेंगे जिस साइड पे फिस्टुला बना हुआ है उस साइड पे। तो ध्यान रखना है, मेडिकेशन कोई भी इंजेक्ट नहीं करते, ब्लड सैंपलिंग के अंदर सैंपल को ड्रॉ नहीं किया जाता उस एंड से, और ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। A client is complaining of urinary urgency and frequency. Clean voided urine sample appear to be cloud. Most probable diagnosis will be. हमारे पास क्लाइंट है जो कंप्लेनिंग, उसकी क्या क्या है? यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार उसको यूरिन आती है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उसको अर्जेंसी हो रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको? क्लीन वॉइडेड यूरिन सैंपल अपियर टू बी क्लाउडेड, मतलब वहां पे एक उसका सैंपल लिया गया, उस सैंपल में देखा गया कि उसका जो यूरिन सैंपल है वो कैसा है? क्लाउडी है। कैसा है? क्लाउडी है। इसके बेस्ड पे हमको कौन सी डायग्नोसिस बन सकती है? मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, क्या इस पर्सन को सिस्टाइटिस हो सकता है, या पर्सन को डायसूरिया हो सकता है, या पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, या हीमेचूरिया हो सकता है? आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं अगर आपको आंसर इसका आ रहा है। क्लाउडी यूरिन, और साथ में अगर आपको दिखाई दे रहा है फॉल स्मेल, फॉल स्मेल, क्लाउडी यूरिन है और साथ में स्मेल आ रही है उसके अंदर से, तो दीज आर साइन ऑफ सिस्टाइटिस। किसके? सिस्टाइटिस के साइन है ये। सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन इन दी यूरिनरी ब्लैडर। उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा? इन्फ्लामेशन की वजह से वहां डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ जाएंगे और डब्ल्यूबीसी क्या होगा? बाहर आएगा यूरिन के साथ में, और वहां पे पस फॉर्मेशन हो सकता है, साथ में पस फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? क्लाउडी अपीयरेंस हो जाएगा और फॉल स्मेल आएगी। दीज आर साइन ऑफ सिस्टाइटिस। डायसूरिया हो सकता है, इसको पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपका अलग है, इसके ट्राइड सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ट्राइड सिम्टम्स कौन से होंगे? इस पर्सन को क्या होगा? ग्रॉस प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपो एल्बुमिनिया होता है, हाइपर लिपिडीमिया, लिपिडीमिया, हाँ प्रोटीन यूरिया होगा, यूरिन में प्रोटीन जाएगा जिसकी वजह से एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और लिपिड का लेवल बढ़ जाता है। ये 3 सिम्टम्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जो देखने को मिलते हैं। हीमेचूरिया आपको सीन हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, लेकिन ये क्लासिकल सिम्टम्स है किसका? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हीमेचूरिया आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ में दिखाई दे सकता है, लेकिन ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर मोर कॉमन होता है। दोस्तों समझ आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिस्टाइटिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पूछा गया है, उसके क्लिनिकल फीचर पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन को छोड़ के यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन किसके हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ओलिगो यूरिया, दूसरा है हीमेचूरिया, थर्ड है सडन ऑनसेट ऑफ हाइपोटेंशन एंड नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन यूरिया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का नहीं होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होती है कंडीशन, इसके अंदर ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है, इसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इस पर्सन के अंदर जीएफआर कैसा हो जाता है, डिक्रीज। जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा तो साथ में क्या रहेगा, यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यूरिन आउटपुट कम हो गया तो जिसकी वजह से बॉडी में क्या दिखाई देगा, हाइपरटेंशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हाइपरटेंशन दिखाई देता है। इसमें अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हीमेचूरिया कॉमन रहता है। हीमेचूरिया क्या होगा इसके अंदर, कॉमन रहेगा। प्रोटीन यूरिया भी इसके अंदर देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है। तो एक कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर जो नहीं है दोस्तों, वो है सडन ऑनसेट ऑफ हाइपोटेंशन। कौन सा, सडन ऑनसेट ऑफ हाइपोटेंशन, क्योंकि जीएफआर कम हुआ है, यूरिन आउटपुट कम हुआ है, तो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन दिखाई देगा, ना कि हाइपोटेंशन। बीपी कम नहीं होगा, इस पर्सन का बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट विद पाइलोनेफ्राइटिस। तो अब ये जो क्वेश्चन आया वो पाइलोनेफ्राइटिस का क्वेश्चन है। इसमें पाइलोनेफ्राइटिस के सारे ऑप्शन है, एक ऑप्शन को छोड़ के। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है तो ध्यान देना है आपको एक्सेप्ट वाले पे। तो कौन सा इसके अंदर जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो नहीं होगा, डाइसूरिया नहीं होगा, पेरिअम्बलाइकल पेन नहीं होगा, हिमेचूरिया, अर्जेंसी, फ्लैंक पेन, कौन सा नहीं होगा दोस्तों, पाइलोनेफ्राइटिस है। क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन ही कौन सी होती है, जिसके अंदर पाइलोनेफ्राइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन हो गया है ऑफ रीनल पेल्विस। रीनल का जो पेल्विक है उस रीजन पे क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो ऐसी कंडीशन में कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं। तो इसमें सही बात है, पहला जो ऑप्शन है डाइसूरिया बिल्कुल दे सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर हिमेचूरिया भी देखने को मिल सकता है। साथ में आपको अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी, फ्लैंक पेन रहेगा पेशेंट को, और साथ में रहेगा कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस। तो ध्यान रखना है, ये कुछ सिम्टम्स है। इसमें अगर पूछे आपको क्लासिकल सिम्टम्स कैसे पहचानना है आपको पाइलोनेफ्राइटिस को, तो कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस उसको देखने को मिलेगी। क्लियर दोस्तों। पेरी अम्बलाइकल पेन, ये देखो इसमें कुछ अलग ही है। पेरी अम्बलाइकल पेन, ये पेन जो है पेरी अम्बलाइकल रीजन पे, दीज आर नॉट साइन ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर पेरी अम्बलाइकल पेन नहीं हो सकता है, फ्लैंक पेन होता है, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस दिखाई देती है आपको, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी रहती है, हिमेचूरिया रहता है, डाइसूरिया रहता है। क्लियर दोस्तों। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको सीन नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राइड सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो मैंने अभी पहले बताया आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्राइड सिम्टम्स बता चुका हूं, कौन से ट्राइड सिम्टम्स होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अभी बताया आपको प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, साथ में हाइपो एल्बुमिनिया होता है, और आपको दिखाई देगा इसके साथ में क्या, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर लिपिडीमिया। ये तीन जो सिम्टम्स हैं वो ट्राइड सिम्टम्स हैं किसके, पाइल इसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। हाइपो एल्बुमिनिया, देखिए यहाँ पर हाइपो एल्बुमिनिया हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन लॉस हो जाता है यूरिन में, इसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनिया मतलब प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, प्रोटीन डिक्रीज इन ब्लड, और एल्बुमिन प्रोटीन डिक्रीज होगा जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉडी पर क्या दिखाई देगा आपको? एडिमा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एडिमा। तो ये भी दिखाई देगा। हाइपो एल्बुमिनिया भी रहेगा। ये जो ऑप्शन है वेट लॉस वाला, जब बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? एडिमा हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्लूइड का रिटेंशन भी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वेट जो होता है बॉडी का वो इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज, ना कि डिक्रीज। क्लियर दोस्तों? वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा इस कंडीशन के अंदर। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये भी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडिमा फर्स्ट एपियर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो एडिमा होता है वो कहां पर एपियर होता है सबसे पहले? तो जो एडिमा है, अभी आपको बताया एडिमा तो रहेगा ही रहेगा। तो जो एडिमा है वो एब्डोमेन पे होगा, लोअर लेग पे रहेगा, या अराउंड दी आई। तो जो एडिमा है वो कहाँ दिखाई देगा आपको? आई के अराउंड में दिखाई देगा, जिसको आप बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा। चलिए देखिए आज की क्लास का नेक्स्ट एमसीक्यू। इलेक्ट्रोलाइट abnormality नीड टू बी क्लोजली मॉनिटर इन द डायूरेटिक फेज ऑफ रीनल फेलियर। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अपने कंडीशन है कोई भी रीनल फेलियर की, रीनल फेलियर की। तो रीनल फेलियर वाली कंडीशन में देखिए इलेक्ट्रोलाइट कौन से अल्टर्ड होंगे। तो अब रीनल फेलियर वाली कंडीशन में यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यूरिन आउटपुट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ये आपकी कंडीशन स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। अगर डायूरेटिक फेज आती है तो उसके अंदर यूरिन आउटपुट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। कौन सी फेज? डायूरेटिक फेज के अंदर। डायूरेटिक फेज है तो उसके अंदर क्या होगा? यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। मोर देन 2500 ml हो जाएगा इस कंडीशन में डायूरेटिक फेज के अंदर। उसके बाद रिकवरी फेज आएगी, जिसमें किडनी क्या होगी? रिकवर होने लगेगी। सबसे पहले ऑलिगो यूरिक फेज होती है, फिर डायूरेटिक फेज होती है, उसके बाद रिकवरी फेज होती है। क्लियर दोस्तों? ये तीन फेज चलती हैं किडनी के अंदर। तो उस कंडीशन में आपसे पूछी गई है डायूरेटिक फेज के अंदर, डायूरेटिक फेज के अंदर कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है? तो आप आंसर दे सकते हैं इसका कौन सा रहेगा। अब ऐसी कंडीशन में डायूरेटिक फेज के अंदर क्या आपको दिखाई दे सकता है? हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। क्या? हाइपोनेट्रीमिया होगा, क्योंकि जो सोडियम होता है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? सोडियम की कमी हो जाती है, प्लस पोटेशियम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सोडियम लॉस हो जाएगा, पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा वो। इसके साथ में जो इंट्रा सेलुलर आयन होते हैं, इसके साथ में जो पोटेशियम होगा वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा। इसलिए क्या रहेगा यहाँ पर? हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कैलेमिया। तो हाइपर कैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया, दीज आर द साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन डायूरेटिक फेज। तो हाइपर कैलेमिया होगा और हाइपोनेट्रीमिया रहेगा। पहला ऑप्शन सही होगा इसका, हाइपर कैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया। चलिए देखिए आज की क्लास का नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ पोस्ट रीनल फेलियर? तो रीनल फेलियर है, उसके कॉज की बात हो रही है। तो रीनल फेलियर के कॉज में आपको तीन तरह के कॉज देखने को मिलते हैं। एक कॉज होते हैं प्री रीनल कॉज, पहले कॉज प्री रीनल कॉज, दूसरे कॉज होते हैं रीनल कॉज, और तीसरे कॉज होते हैं पोस्ट रीनल कॉज। पोस्ट रीनल कॉज। तो ये तीन कॉज होते हैं आपके रीनल फेलियर के। प्री रीनल कॉज के अंदर कौन से सिम्टम्स आते हैं उनको ध्यान रखना है। तो कौन से कॉज आ सकते हैं? तो इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर आ सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर आ सकते हैं इसके अंदर। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की कंडीशन से क्या देखने को मिल सकता है? रीनल फेलियर हो सकता है। कार्डियक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कार्डियक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपने हार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी किडनी के लिए, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा? प्री रीनल कॉज दिखाई देगा। रीनल कॉज के अंदर प्रॉब्लम कहाँ होगी? रीनल कॉज में प्रॉब्लम होगी किडनी के अंदर, इसमें रीनल प्रॉब्लम होगी।
रीनल प्रॉब्लम होगी। रीनल प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? जैसे कि किडनी के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, या फिर आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या फिर रीनल कैल्कुलाई हो गया, रीनल कैल्कुलाई, रीनल कार्सिनोमा हो गया, रीनल कार्सिनोमा हो गया, या फिर आपके पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ये सभी के सभी कॉज, यानी कि अगर प्रॉब्लम है किडनी के अंदर तो वो क्या होंगे? रीनल कॉज होंगे। ये सभी क्या होंगे? रीनल कॉज होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर किडनी के अंदर प्रॉब्लम है तो वो रीनल कॉज होंगे, और किडनी से अगर ऊपर वाली प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, या फिर आर्टरी आर्टरी स्टेनोसिस हो गया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही किडनी के अंदर, या फिर बर्न हो गया आपका, डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर डायरिया वगैरह कंडीशन ये हो चुकी है, उस कंडीशन में भी फ्लूइड लॉस हो जाएगा, किडनी को सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना? तो वो सारे के सारे रीनल फेलियर के प्री रीनल कॉज होंगे। और अगर प्रॉब्लम हुई आपकी रीनल सिस्टम के अंदर, यानी कि किडनी के अंदर, ओनली और ओनली किडनी के अंदर, तो वो कॉज होंगे आपके रीनल प्रॉब्लम के। और पोस्ट रीनल कॉज अगर पूछे गए तो ये किडनी के बाद की प्रॉब्लम है, किडनी के बाद की प्रॉब्लम है। जैसे कि प्रॉब्लम अब किडनी के बाद कौन सी ऐसे आगे की जो प्रॉब्लम है वो कौन सी हो सकती है? जैसे कि यूरेटर में प्रॉब्लम हो गई, यूरेटर प्रॉब्लम हो गई, यूरेटर के अंदर या तो स्टोन फॉर्मेशन हो गया, या फिर यहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया, उसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा? ड्रेन नहीं हो पा रहा है। जो अब जो फ्लूइड होगा वो रीनल के अंदर ही क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो रीनल प्रॉब्लम के अंदर यूरेटर प्रॉब्लम आती है, सॉरी पोस्ट रीनल कॉज के अंदर आपका यूरेटर प्रॉब्लम आएगी। यूरेटर प्रॉब्लम के बाद अगर ब्लैडर प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी क्या रहेगा? उस कंडीशन में भी पोस्ट रीनल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ब्लैडर प्रॉब्लम, यूरेथ्रल प्रॉब्लम, यूरेथ्रल प्रॉब्लम, ये मैंने प्रॉब्लम लिख दिया यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। जैसे कि यूरेटर के अंदर क्या हो सकता है? स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, यूरेथ्रा का इरेक्शन हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन हो रखा है, प्रियापिन कंडीशन हो रखी है, या फिर हाइपोस्पेडियासिस है, हाइपर स्पेडियासिस है। ये सभी के सभी कॉज आपके पोस्ट रीनल कॉज के अंदर मेंशन होंगे। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आपका देखने को मिलेगा कहाँ पर? यूरिनरी फ्लो के अंदर। तो वो सारी कंडीशन आपकी कौन सी होंगी? पोस्ट रीनल कॉज। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पोस्ट रीनल फेलियर का कॉज कौन सा है? इंटरफेयर विद रीनल परफ्यूजन। अगर रीनल परफ्यूजन को इंटरफेयर कर रहा है तो ये प्री रीनल की, प्री रीनल कॉज, सप्लाई नहीं हो पा रही जिसकी वजह से परफ्यूजन अच्छा नहीं है रीनल के लिए, जिसकी वजह से रीनल के फंक्शन क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। क्लियर? इंटरफेरेंस विद रीनल फंक्शन, रीनल के फंक्शन, यानी कि रीनल या किडनी अपनी काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, उनके अंदर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, रीनल कॉज, रीनल कॉज। इंटरफेरेंस होगा रीनल के अंदर, किडनी के अंदर, वो रीनल कॉज होंगे। और ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यूरिन फ्लो के अंदर, वो कौन से कॉज होंगे आपके? ये कॉज होंगे आपके पोस्ट रीनल कॉज, पोस्ट रीनल कॉज। तो ये सिम्टम्स हैं आपके दिखाई देंगे। तो इसमें आपको पूछा गया है पोस्ट रीनल फेलियर का कॉज क्या है, तो किडनी के आउटसाइड और उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा यूरिन फ्लो के अंदर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर मेंशन करना जरूरी था प्री रीनल कॉज कौन से होते हैं, रीनल कॉज कौन से होते हैं, और पोस्ट रीनल कॉज कौन से होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ज्यादा समझ में आया होगा। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लियर हो गए तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस क्लास को अगर अच्छी लगे तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।